गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे वाहक संकल्पना को। और वाहक संकल्पना में जहां जो सक्रिय अभिगमन होता है, जो आयंस का सक्रिय अभिगमन होता है, वो किसके द्वारा होता है? वाहक के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हेगर्ड ने जो बताया था, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बाहरी द्विक स्थान होता है, बाहरी द्विक स्थान होता है, यहां तो विसरण द्वारा आयंस पहुंच जाते हैं, विसरण द्वारा। और जो आंतरिक द्विक स्थान होता है, आंतरिक द्विक स्थान में यहां होता है आयंस का सक्रिय अभिगमन या सक्रिय गमन। यहां तक आने में तो आयंस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन से, इनर मेम्ब्रेन से एक्टिव होके आ रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन से आयंस को लेंगे और कहां छोड़ देंगे? वापस इनर मेम्ब्रेन में छोड़ेंगे। तो यहां तक तो आ गए, यहां और यहां के बीच में क्या उपस्थित है? मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन किसका काम कर रही है? अवरोधक का। मेम्ब्रेन अवरोधक का कार्य करती है। तो इस अवरोधक को पार करने के लिए या बाहरी द्विक स्थान से आयंस सक्रिय अवगमन के द्वारा वाहक के जरिए जाते हैं। तो यहां क्या होता है? सबसे पहले जो वाहक होता है, कैरियर जो होता है, ये वाहक एटीपी का यूज करता है। और एटीपी का यूज किसकी उपस्थिति में होता है? फॉस्फोकाइनेज। फॉस्फोकाइनेज एटीपी को तोड़ेगा और वाहक क्या हो जाएगा? एक्टिव। वाहक यहां पर एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। अब ये एक्टिव वाहक क्या करेगा? जो यहां पर आयंस उपस्थित है, बाहर जो आयन उपस्थित हैं, उस आयन को ले जाएगा और यहां आयन वाहक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्योंकि जब यहां पर आयन इस वाहक के साथ में जुड़ेगा तो यहां पर आयन वाहक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉस्फेटेज की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? इनर मेम्ब्रेन पर जाकर या फिर कहीं इनर साइड में जाकर, क्योंकि मेम्ब्रेन तो एक ही है वो, तो इनर साइड में जाकर के जो फॉस्फेटेज एंजाइम है, यहां इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा। आयन अलग और वाहक अलग। अब ये वाहक कैसा है? निष्क्रिय। यहां पर वाहक कैसा होता है? निष्क्रिय। तो इस प्रकार आयंस आउटर मेम्ब्रेन से, बाहरी द्वितीय स्थान से आंतरिक द्वितीय स्थान पर आयंस वाहक के द्वारा पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उपापचयी ऊर्जा की, जो एटीपी के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त की जाती है। अब इस चीज को समझाने के लिए लिगेट और एपिस्टीन दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने इसके लिए विभिन्न प्रयोग किए और इस चीज को इन्होंने समझाया। यहां पर लिगेट और एपिस्टीन ने इन दोनों ने इसी चीज को समझाने के लिए यहां पर क्या किया?
K2SO4 और CaSO4 का सॉल्यूशन लिया। यहां पर जो K2SO4 का सॉल्यूशन था, इस K2SO4 में जो सल्फर है इसको इन्होंने रेडियो लेवलित लिया, रेडियो एक्टिव थी, यहाँ रेडियो आइसोटोप आयन का प्रयोग किया गया और यहाँ इन दोनों के सॉल्यूशन को बारी बारी से इन्होंने यूज किया। इन्होंने जौ की रूट को लिया, जौ की रूट काट करके ली। सबसे पहले इन्होंने K2SO4 सॉल्यूशन में रख दिया, जौ की रूट को लिया और यहां इसको रखा कुछ देर के लिए। अब यहां कुछ देर रखेंगे तो यहां से K2SO4 क्या है, पोटेशियम आयन प्लस SO4 आयन में टूटेगा, तो यहां ये SO4 आयन अंदर जाएंगे। अब इसको लेकर के कहां रख दिया, SO4 के सॉल्यूशन में रख दिया। यहां से SO4 के कैल्शियम सल्फेट के +2 प्लस SO4, ये भी इस तरह से टूटेगा, तो यहां से लेकर के इसको यहां रख दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो यहां पर लेवलित सल्फेट थी, यहां कुछ एक्सचेंज होते हैं, मतलब ये तो सेल के अंदर जाते हैं ये वाले, और ये सेल से बाहर निकलते हैं। जो रेडियो एक्टिव थे वो सेल से बाहर निकलते हैं और जो नॉर्मल है सल्फेट वो सेल के अंदर आते हैं या जड़ के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये कुछ ही देर चलता है, ज्यादा देर नहीं, कुछ देर तक होता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, बंद। इसके बाद भी इन्होंने बहुत टाइम तक रूट को यहां रख के देख लिया, लेकिन उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। तो इस आधार पर इन्होंने कुछ तथ्य दिए, इन्होंने कुछ तथ्यों को दिया। ये तथ्य थे कि सबसे पहले जो बाहरी द्विक स्थान होता है, जो बाहरी द्विक स्थान है, इस बाहरी द्विक स्थान में आयंस विसरण के द्वारा आ जाते हैं। जो आंतरिक द्विक स्थान होता है, आंतरिक द्विक स्थान में आयंस सक्रिय अभिगमन से आते हैं। यहां पर सक्रिय अभिगमन द्वारा आते हैं, यहां साधारण विसरण के द्वारा आते हैं और यहां पर सक्रिय अभिगमन के द्वारा आते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों के आउटर और इनर जो द्विक स्थान है, इनके मध्य में, दोनों द्विक स्थानों के मध्य अवरोधक होता है, अवरोधक उपस्थित होता है और इस अवरोधक को वाहक द्वारा पार किया जाता है। और जब इसको वाहक के द्वारा पार किया जाता है तो यहां एटीपी यूज होती है। आउटर और इनर द्विक स्थान के मध्य जो अवरोधक होता है, इस अवरोधक को वाहक के द्वारा पार किया जाता है और यहां एटीपी यूज होती है। जो इनर द्विक स्थान होता है, इनर द्विक स्थान में नेगेटिव आयंस या फिर पॉजिटिव आयंस, तो इनर द्विक स्थान में जब आयंस एक बार पहुंच जाते हैं तो वो बाहर नहीं आते।
इसका मतलब यहां जो आयंस बाहर आए थे वो कौन से आयंस थे? केवल वो आयंस थे जो बाहरी द्विक स्थान में प्रेजेंट थे। जो आंतरिक द्विक स्थान में पहुंच गए वो आयंस यहां पर बाहर नहीं आए। तो यहाँ पर लेगेट और एपस्टीन ने इस चीज को जो समझाया था इसको दिया था समस्थानिक विनिमय। इसका नाम रखा था इन्होंने समस्थानिक विनिमय। ये समस्थानिक विनिमय के अकॉर्डिंग उन्होंने समझाया था कि यहां पर आयंस का अभिगमन कुछ इस प्रकार से होता है। सेकंड, इन्होंने संतृप्ति प्रभाव को दिया, 3 तथ्यों को समझाया था। संतृप्ति प्रभाव, इस तथ्य के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन की सांद्रता बढ़ा दें, यहां पर लवण की मात्रा बढ़ा दें, लवण की मात्रा बढ़ा दें तो यहां पर कुछ सीमा तक, कुछ सीमा तक ही आयन अवशोषण बढ़ता है। आयंस का अवशोषण बढ़ता है। सॉल्यूशन की लगातार हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, लवण की मात्रा बढ़ा रहे हैं या लवण डाल रहे हैं इसमें, तो यहाँ कुछ सीमा तक ही आयंस का अवशोषण बढ़ेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा? बंद। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो वाहक होता है इस वाहक में सक्रिय स्थल होते हैं। जब ये सक्रिय स्थल भर जाते हैं तो इन सक्रिय स्थलों के भर जाने के बाद में आप कितने भी कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, यहां अवशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए संतृप्ति प्रभाव के अकॉर्डिंग एक निश्चित मात्रा तक ही यहां अवशोषण की दर बढ़ती है और यहां पर वाहक के संतृप्त हो जाने के बाद में, सक्रिय स्थल भर जाने के बाद में कोई भी फर्क यहां पर नहीं पड़ता है सांद्रता का। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, विशिष्टता। विशिष्टता, यहां लेगेट और एपस्टीन के अनुसार जो आयंस होते हैं ये आयंस अपने आप में विशिष्ट होते हैं, क्योंकि सभी आयंस का जो अवशोषण है वो अवशोषण समान रूप से नहीं होता, समान रूप से नहीं होता। यहां अवशोषण के अंदर भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्होंने एक प्रयोग किया जैसे लिथियम और रुबेडियम, यहां पर पोटेशियम और रुबेडियम, सोडियम और लिथियम। तो यहां पर इन्होंने दोनों चीजों को लिया, पोटेशियम और जो रुबेडियम था इन दोनों का वाहक समान होता है और जो सोडियम है और लिथियम है इसका वाहक समान होता है। यहां वाहक समान है और यहां भी वाहक समान है। हम सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, अगर पोटेशियम के साथ साथ हमने सोडियम या लिथियम की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो पोटेशियम के अवशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के वाहक क्या हैं? असमान। तो इस पोटेशियम के लिए सक्रिय स्थल इसके वाहक पर उपस्थित होंगे। अगर यहां रुबेडियम के साथ सोडियम या लिथियम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो भी रुबेडियम के
अवशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर रुबिडियम के साथ में हम पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो यहाँ एक दूसरे के क्या है, ये प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के वाहक यहाँ पर दोनों के समान हैं, तो समान वाहक के कारण यहाँ पर इनके अवशोषण पर प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव क्या पड़ेगा, अवशोषण की दर कम हो जाएगी। तो ये थी वाहक संकल्पना। नेक्स्ट चलते हैं साइटोक्रोम पंप थ्योरी। साइटोक्रोम पंप थ्योरी जिसे दिया था लुंडेगार्थ और वर्स्टम ने। लुंडेगार्थ और वर्स्ट्रम ने दिया था। इन्होंने यहाँ पर अलग ही सिद्धांत को दिया, अलग ही बात को बताया। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो आयंस होते हैं, इन आयंस का अवशोषण श्वसन दर से कनेक्ट होता है। श्वसन दर बढ़ेगी तो आयंस का अवशोषण भी बढ़ेगा। अगर आयंस की उपस्थिति में या साल्ट की उपस्थिति में श्वसन की दर बढ़ जाती है तो इस बढ़ी हुई श्वसन दर को क्या कहते हैं, लवण प्रेरित श्वसन दर। तो यहां इनके अकॉर्डिंग जो आयंस का अवशोषण होता है वो श्वसन दर के अकॉर्डिंग होता है। और अगर हम आयंस या साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, मात्रा बढ़ा दें, तो यहाँ पर जो श्वसन की दर है वो बढ़ जाती है और वो लवण प्रेरित श्वसन दर कहलाती है। तो यहाँ इस सिद्धांत के अनुसार जो लवण प्रेरित श्वसन दर है, इस लवण प्रेरित श्वसन दर के आधार पर यहाँ कुछ इन्होंने परिकल्पना दी, उन्होंने कुछ बातों को बताया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो यहाँ पर नेगेटिव आयन होते हैं, इन नेगेटिव आयन का अवशोषण और पॉजिटिव आयन का अवशोषण भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। मतलब नेगेटिव आयन का अवशोषण अलग तरीका से होता है और पॉजिटिव आयन का अवशोषण अलग तरीका से होता है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि नेगेटिव आयन के अवशोषण की दर का प्रभाव पॉजिटिव आयन के अवशोषण की दर पर, जो अवशोषण दर है, यहां अवशोषण दर एक दूसरे की वजह से प्रभावित नहीं होती। नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयंस के अवशोषण दर को प्रभावित नहीं करते हैं और पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस की अवशोषण दर को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक बात और दी यहां पर कि जो सेल होती है, इस सेल में सेल वॉल और सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन, जब हम बाहर से कहां जा रहे हैं, अंदर की तरफ, आउटसाइड से हम चल रहे हैं इनसाइड, तो आउटसाइड में ऑक्सीजन की जो सांद्रता प्रवणता है वो क्या है, अधिक। इधर अधिक है और इधर क्या है,
कम। तो सेल वॉल से बाहर, सेल वॉल से बाहर तो यहां होता है ऑक्सीडेशन और यहां होता है रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट है तो यहां बाहर की तरफ रिडक्शन होता, ऑक्सीडेशन होता है और अंदर की तरफ यहां पर रिडक्शन होता है। और ये किसके अकॉर्डिंग चल रही है? ऑक्सीजन सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, तो यहां जो नेगेटिव आयंस हैं, इन नेगेटिव आयंस की वजह से यहां सांद्रता प्रवणता भी प्रभावित होती है। तो इन तथ्यों के अकॉर्डिंग जो साइटोक्रोम सिद्धांत है, उस साइटोक्रोम सिद्धांत में पॉजिटिव आयंस किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं ले रहे, केवल कौन सी? नेगेटिव आयंस के लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं। जब कोशिका से बाहर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहां पर बाहर अगर हम देखें तो साइटोक्रोम पढ़ेंगे और साइटोक्रोम में क्या आता है? आयरन। तो बाहर Fe+2 किस में बदलता है? Fe+3 में। और अंदर जो Fe+3 है वो किस में बदलेगा? Fe+2 में। तो बाहर साइटोक्रोम में बाहर की तरफ ऑक्सीडेशन होगा और अंदर की तरफ रिडक्शन होगा। यहां डायग्राम बनाते हैं कि साइटोक्रोम सिस्टम में किस प्रकार से रिडक्शन होता है और किस प्रकार से। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो साइटोक्रोम जो पंप चलता है वो किस प्रकार से चलता है? जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की रिएक्शन होती है इनर मेम्ब्रेन में। जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन पर डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन से यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण होता है। यहां जो डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन होगी, इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण हो रहा है। यहां इलेक्ट्रॉन को हमने A- से दर्शाया है, क्योंकि ऋणायन को भी हमने कहा लिया है इससे, A से। तो यहां पर जो रिएक्शन से इनसाइड में जो रिएक्शन हुई है, उससे यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फ्री हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली जो साइटोक्रोम होता है, यहां से चल करके कहां पहुंच जाता है? सबसे बाहर वाले साइटोक्रोम पर, और यहां जाकर के इसका क्या कर देता है? अपचयन। यहां जाकर के इसका अपचयन कर देता है। जब इसका यहां अपचयन होता है तो इस अपचयन से यहां 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ आयन फ्री होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ आयन यहां पर फ्री होते हैं। ये रिएक्शन करके, क्योंकि O2 तो यहां प्रेजेंट है ही, तो यहां H+ आयन भी फ्री होंगे और साथ के साथ यहां 2 इलेक्ट्रॉन भी फ्री होंगे। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल का अणु बना लेंगे और जल कहां निकल जाएगा? बाहर। जल बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन के बाद में जब ये रिएक्शन हो जाती है तो बाहर की तरफ जो नेगेटिव आयंस थे, वो नेगेटिव आयंस कहां चले गए? अंदर। साइटोक्रोम में कहां जुड़ गए? अंदर। अब इस साइटोक्रोम श्रृंखला में, ये साइटोक्रोम श्रृंखला है, इस श्रृंखला में बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएंगे? जो लास्ट साइटोक्रोम श्रृंखला होती है, किसके पास में? इनर मेम्ब्रेन के पास में। जो इनर मेम्ब्रेन के पास में लास्ट साइटोक्रोम जो सीरीज है, या लास्ट जो साइटोक्रोम है, वहां पहुंच करके अब डिहाइड्रोजनेज का जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, इधर से तो ये बढ़ के आ रहा है, क्या? कौन? ऋणायन। ऋणायन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है
अब इस ऋणायन को फ्री होना है साइटोक्रोम सीरीज से। तो साइटोक्रोम सीरीज से फ्री कैसे होगा? तो ये साइटोक्रोम सीरीज से ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कहां पहुंच जाएगा? यहां, और इसको जाके क्या कर देगा? अपचयित। जब यहां ये अपचयित हो जाएगा तो ये ऋणायन कहां पहुंच जाएगा? अंदर की तरफ फ्री हो जाएगा। यहां भी अपचयन हुआ, जल का अणु फ्री होकर बाहर निकल गया, यहां अपचयन हुआ, नेगेटिव आयन फ्री होकर के बाहर निकल गया। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया मूल रूप से संपन्न हो रही है। अब यहाँ पर नेगेटिव आयंस तो इस प्रकार से पहुंच गए, तो पॉजिटिव आयंस कैसे पहुंचते हैं? जब नेगेटिव आयंस इसमें पहुंच जाते हैं तो इनको संतुलित करने के लिए पॉजिटिव आयंस यहाँ विसरण की विधि के द्वारा अपने आप अंदर पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको अमान्य होने का कारण क्या है? सबसे पहले इसमें कहीं भी ये बताया गया है कि एटीपी किस जगह यूज हो रही है? नहीं ना। यहां सबसे पहले तो ऊर्जा कहां यूज हो रही है उसी चीज को नहीं बताया गया। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन में कोई भी साइटोक्रोम तंत्र नहीं होता है, किसी भी प्रकार का साइटोक्रोम तंत्र नहीं होता है। तीसरा, अगर हम नेगेटिव आयंस के साथ साथ पॉजिटिव आयंस को भी बढ़ा दें सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस को बढ़ाया, उसके साथ साथ हमने पॉजिटिव आयंस को भी बढ़ा दिया, तो यहाँ पर अवशोषण की दर बढ़ जाती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ अकेले ऋणायन ही श्वसन को नहीं बढ़ाते, पॉजिटिव आयंस भी श्वसन को बढ़ा देते हैं। तो ये इन सब चीजों को बताने में असमर्थ था, तो ये अमान्य मॉडल है। नेक्स्ट देखते हैं लेसिथिन वाहक संकल्पना, तो नेक्स्ट क्लास में